द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन योर 20s। अगर आप अपने 20s में हैं तो आज मैं इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसे प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आप अपने पैसे को सबसे बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएंगे। इसे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसका आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। मैं मानता हूँ कि आप मंथली जो अर्निंग कर रहे हैं वो 50,000 रुपये के कर रहे हैं, मतलब सालाना आप 6 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। कोई अगर इससे ज़्यादा अर्न करता है तो आप प्रोपोर्शनेटली अपने बेनिफिट को इंक्रीज़ कर सकता है, और कोई कम कमाता है तो अपने प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर सकता है अपने बेनिफिट्स को। तो एग्जाम्पल के लिए 3 लोग हैं, राम, श्याम और मोहन। राम अपने अर्ली 20 में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देता है और वो हर महीने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब अपने इनकम का 20%। श्याम अपने अर्ली 30s में इन्वेस्टमेंट करना चालू करता है, वो भी सेम अमाउंट 10,000 रुपये पर महीना इन्वेस्ट करता है। मोहन वो अपने अर्ली 40s में इन्वेस्टमेंट करना चालू करता है, वो भी प्रति महीने 10,000 का इन्वेस्टमेंट करता है। और अगर वो इस पैसे को 15% की रेट से ग्रो करे तो उनके 50 साल के होने तक उनके पास कितना पैसा होगा, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखें। राम के पास 50 साल की उम्र में 7 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। जी हाँ, 7 करोड़। वहीं श्याम के पास, जिसने अपने अर्ली 30s में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया था, उसके पास सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए जमा हो पाएंगे। वहीं मोहन, जिसने अपने 40s में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, उसके पास सिर्फ 30 लाख रुपए जमा हो पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर हम राम से श्याम को कंपेयर करें तो उसने अपना 80% वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब जो 80% पैसा वो जनरेट कर सकता था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहीं अगर हम राम से मोहन को कंपेयर करें तो मोहन ने अपना 95% वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अर्ली इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट है और अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट है। तो जो सबसे पहला गोल्डन रूल आपको समझना है वो है इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट इन गुड। ये वीडियो किसके लिए एप्लीकेबल है? चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, चाहे आप फ्रीलांसर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप होम मेकर हो, आप कोई भी हो, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मान लीजिए आप स्टूडेंट है या होम मेकर है जिसके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट उनको पॉकेट मनी मिलती है या वो कुछ पैसे सेव करते हैं, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने इनकम को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 स्टेप गाइड देने वाला हूँ, जिससे आप अगर फॉलो करेंगे प्रॉपरली तो आप अचीव कर पाएंगे जो मैंने आपको बताया है। 4 चीज़ें जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले करनी है। जी हाँ, क्योंकि 20s एक ऐसा एज है जहाँ आपके पास न्यू मनी आता है, तो आपको लगता है हम स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, हम पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, हम क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, और आपको इनिशियल लॉस हो जाता है जिससे आप इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं और आप वही FDs, सेविंग्स बैंक्स में अपना पैसा रखते हैं। पहली चीज़ जो आपको करनी है वो एक इमरजेंसी फंड बनाना है और इसे लिक्विड एसेट्स में रखना है। तो कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? तो आपका जो मंथली एक्सपेंस है उसका 6 टाइम्स होना चाहिए ये। और आप इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप सेविंग्स बैंक्स में से रख सकते हैं, तो आपको इसमें 3 से 4% का रिटर्न मिलेगा। आप इसे फिक्स डिपॉजिट या फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट्स में रख सकते हैं, जहां आपको 4.5 से 5.5% तक का रिटर्न मिल सकता है। और आप इसे लिक्विड डेट फंड्स में भी रख सकते हैं, लाइक लिक्विड और मनी मार्केट फंड्स, जहां आपको 6 से 7% का रिटर्न मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, क्लियर ऑल योर डेट्स। पहला तो आपको कोई डेट या कोई लोन लेना ही नहीं है, बट अगर आपके पास कोई लोन है, चाहे क्रेडिट कार्ड लोन, चाहे कार लोन, बाइक लोन, या कोई एजुकेशन लोन हो, या कोई पर्सनल लोन हो, या कोई होम लोन हो, तो पहले तो आपको कोई लोन रखना ही नहीं। अगर है तो पहले आपको उससे क्लियर करने में फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोन में हम 8 से लेके 15% तक का इंटरेस्ट पे करते हैं, और लोन अगर आपके सर पे होता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से प्लान नहीं कर पाते और एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, टेक अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को लोग समझते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं ना जहाँ पे आपका 5 साल का 10 साल का इन्वेस्टमेंट भी वहाँ एक बार में लग जाता है। तो अगर आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला।
तो ये हेल्थ इंश्योरेंस कितने अमाउंट का होना चाहिए? तो मिनिमम 3 लाख से 5 लाख तक का तो होना ही चाहिए। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए जो आपको कॉस्ट बेनिफिशियल भी होगा। अगर मैं एक एवरेज की बात करूं तो अगर आप अपने 20s में हैं तो आपको 10,000 से 15,000 तक के बीच में एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब ये कहाँ से आप ले सकते हैं? तो आप चाहे तो पॉलिसी बाज़ार में जा सकते हैं, वहाँ कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत सारे पॉलिसीज़ के ऑप्शंस मिलेंगे, आप वहाँ कंपेयर करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो मैं आपके लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का एक वीडियो भी बना सकता हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा। चौथी चीज़ जो आपको करनी है, आपको एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस भी लेना है। लाइफ इंश्योरेंस से मतलब है मेरा टर्म प्लान, प्योर टर्म प्लान। आपको ना इंडोमेंट प्लान परचेज करना है, ना मनी बैक प्लान परचेज करना है। ये सारे जो प्लान्स होते हैं वो एक मार्केटिंग गिमिक होते हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमें प्योर टर्म प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे प्रीमियम भी बहुत कम होता है। मतलब अगर आप 1 करोड़ तक का भी टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप अपने 20s में हैं, तो आपका जो प्रीमियम आएगा वो 6 से 7 से 8 हज़ार रुपये ही आएगा। तो आपको कितने का टर्म प्लान लेना चाहिए? तो जनरली 15 से 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम, आपका जो एनुअल इनकम है उसका 15 से 20 गुना आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और जैसे ही ईयर टू ईयर आपका इनकम बढ़ने लगता है वैसे ही अपने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के कवर को आप बढ़ा सकते हैं। सो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले करनी है, बिकॉज ये आपकी लायबिलिटी को मिनिमाइज कर देता है। आपको कोई बर्डन को फेस करने का सिचुएशन नहीं आता है और इससे आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्टेप 2, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने कुछ हैबिट को चेंज करना पड़ेगा या थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने इनकम और अपने एक्सपेंसेस को समझना पड़ेगा। आप जो भी इनकम करते हैं उसमें से जो टोटल आपका इनकम होता है उसमें से आपको 50% अपने नीड्स के लिए यूज़ करना चाहिए, 30% आपको अपने लग्जरीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए और 20% मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि खाली इन्वेस्टमेंट करना हमारा पर्पस नहीं, हमको आज भी तो जीना है, तो आपको अपने लग्जरी पे भी फोकस करना पड़ेगा। बट कितना? 50% आपको अपने नीड्स के लिए यूज़ करना है, 30% आपको अपने लग्जरी के लिए यूज़ करना है और 20% मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना है। और आपको जो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही आपकी सैलरी ईयर टू ईयर या इनकम ईयर टू ईयर आपकी बढ़ती है तो आपको कोशिश करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट पार्ट को आपको बढ़ाना है, ना कि आपके नेसेसिटी और लग्जरी को बढ़ाना है। और आपको ये भी कोशिश करना है कि लग्जरी को आप कितना कम से कम रख सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पार्ट को कितना बढ़ा सकते हैं। सेकेंड, अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, जो बचा वो इन्वेस्ट करते हैं हम। बट आपका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू एक्सपेंस। जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको 20% करना है वो आप पहले सेट असाइड कर देंगे, उसके बाद अपने खर्चे को प्लान करेंगे। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है। ये सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। मतलब मार्केट गिरेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, अभी मार्केट बढ़ा हुआ है, अभी मार्केट गिरा हुआ है। आपको टाइमिंग पे फोकस नहीं करना है, आपको बस मंथली इन्वेस्ट करना है और रेगुलरली करते ही जाना है। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप अपना कॉर्पस इंक्रीज कर पाएंगे। स्टेप 3, इन्वेस्टमेंट कैसे करें? इन्वेस्टर भी 2 तरह के होते हैं। पहला, एक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो एक दिन में ही करोड़पति बनना चाहते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, डे ट्रेडिंग भी करेंगे और एक दिन में करोड़पति बनने की ख्वाहिश करेंगे। दूसरे वो इन्वेस्टर्स होते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो बहुत डरते हैं और खाली अपना पैसा सेविंग्स में ही बैंक में रखना चाहते हैं या फिक्स डिपॉजिट्स में ही रखना चाहते हैं या रिकरिंग डिपॉजिट्स में ही रखना चाहते हैं। तो वो भी गलत स्ट्रैटेजी है। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी जो है दोनों गलत है। तो अब करना क्या है? तो देखिए, मेनली 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। पहला इक्विटी, दूसरा डेट। तो इक्विटी क्या होता है? इक्विटी में क्या होता है कि आपका रिस्क जो होता है वो हाई होता है और आपका रिटर्न भी हाई होता है, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे आपका रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है और कांस्टेंट टाइप का होता है, लाइक एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ एक्सेट्रा। तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? तो इसका एक सिंपल रूल है कि आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, 100 माइनस योर एज। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एवरेज 20 की एज लूँ, 25 ईयर्स, तो
उनको अगर इन्वेस्ट करना होगा इक्विटी में तो वो इन्वेस्ट करेंगे 100 माइनस एज 25, मतलब 75% वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और रिमेनिंग जो 25% है वो उसे डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल रूल है, आप अपने एज को 100 से माइनस करके निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, कितना डेट में इन्वेस्ट करना है। अब हम समझते हैं कि इक्विटी में कहाँ कैसे, डेट में कहाँ और कैसे। सो पहले हम डेट की बात कर लेते हैं। तो डेट की बात करें तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एफडीज, आरडीज इन सब में होती है और मैं आपको स्ट्रिक्टली नो बोलूँगा, आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। अगर आप इमरजेंसी फंड के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसे मत यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन जो होता है वो जनरली 5-5.5% का इन्फ्लेशन होता है और अगर आप एफडी के पोस्ट टैक्स रिटर्न देखेंगे तो वो 3.5 से 4% है, मतलब ये आपके पैसे को बर्न करता है। तो आपको तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो आप करना कहाँ है? तो आप ईपीएफ में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, जहाँ आपको 8.5% तक का रिटर्न मिल जाता है। पीपीएफ में कर सकते हैं जहाँ आपको 7.1% तक का रिटर्न मिल जाता है। अगर आपकी बेटी है तो आप अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 7.6% तक का रिटर्न मिल जाएगा। आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो आप शॉर्ट टर्म में डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो डेट तो नहीं है बट डेट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, जहां आपको रिस्क थोड़ा कम होता है और रिटर्न भी आपको प्रॉपर मिल जाते हैं, वो है गोल्ड। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट ना करें या फिजिकल गोल्ड में भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? तो आपको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आरबीआई की स्कीम होती है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। इसमें आपको गोल्ड का एप्रिसिएशन का रिटर्न तो मिलता ही है, साथ में एक्स्ट्रा 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अगर अब हम इक्विटी की बात करें तो आपको अपना 75% पैसा एग्जाम्पल के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। सो 75% को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना 60% पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, 30% पैसा स्टॉक्स या स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और 5 to 10% पैसा आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो आप पैसा 60% पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे उसमें भी आपको 40% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, 30% मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए और 30% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। और स्टॉक्स की बात करें तो आपको इन्वेस्ट करते के साथ पेनी स्टॉक्स या मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको देखना है कि हर सेक्टर्स के जो टॉप 2 स्टॉक्स होंगे आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। एग्जाम्पल के लिए बैंकिंग में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप HDFC बैंक और ICICI बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो अच्छे स्टॉक्स में होगा, तो आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम रहेगा। तो आपको ये एक मोटिवेशन देगा और जैसे ही जैसे आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा शेयर मार्केट में, आप जैसे ही बैलेंस शीट रीड करना जान जाएंगे या ट्रेंड को समझना जान जाएंगे तो आप फिर पेनी स्टॉक्स और अदर स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर जो अपना 5 या 10% पैसा क्रिप्टोज में भी लगा रहे हैं तो उसको आपको पंप एंड डंप कॉइन्स में नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है उसी में इन्वेस्ट करना है, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना एक्सेट्रा। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आपको, जैसे मैंने एग्रेसिव के लिए 60-30-10 का रूल बताया, आपको क्या करना है कि आपको 80% पैसा अपना म्यूचुअल फंड में रखना है और 20% पैसा आप स्टॉक्स या स्मॉल केस में डाल। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं अपने इन सारे वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम ये इन्वेस्टमेंट किस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपको कोशिश करना चाहिए कि डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म्स में जाना चाहिए ताकि आपको चार्जेस भी मिनिमल लगे और आप सारे चीज़ों को ऑपरेट कर पाए। आप यूज़ कर सकते हैं लाइक ज़ीरोदा, ग्रो, कुवेरा, पेटीएम मनी, ईटी मनी और भी बहुत सारे ऐप्स हैं। मैं किसी एक ऐप का नाम नहीं ले रहा हूं ताकि ऐसा ना लगे कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। और अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, तो नीचे दिया सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लीजिए, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे।